should take it slow. तमस नोवेल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं निशांत और आज हम लोग चैप्टर 5 को देखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि क्यों प्रभात फेरी मंडली मुसीबत में आ जाती है और क्यों प्रभात फेरी मंडली पर पत्थर बरसाए जाते हैं और क्यों मस्जिद के सामने आते माहौल क्यों खतरनाक हो गया था। अंधेरा छटने लगा था जब प्रभात फेरी की मंडली गलियां लांघती हुई इमामदीन के मोहल्ले में पहुंची। रास्ते में शेर खान के घर से झाड़ू, बेलचे, कड़ाहियां और सफाई का अन्य सामान लेकर वे आगे बढ़ने लगे थे। सुबह की रोशनी में उनके थके थके पीले चेहरे साफ नजर आने लगे। मेहताजी को छोड़कर लगभग सभी के कपड़े मुछड़े हुए और मैले थे। बख्शी के सिर पर गांधी टोपी एक ओर से चिपकी हुई थी, मानो सिर पर लादा हुआ कोई बोझ अभी अभी फेंक कर आया हो। शंकर, मास्टर रामदास और अजीज ने कंधों पर झाड़ू उठा रखे थे। देसराज और शेरखान के हाथों में कड़ाहियों थीं। जरनैल लंबा सा बांस उठाए था। दिन की रोशनी में मास्टर रामदास अपने हाथ में झाड़ू देखकर सकुचाने लगा था। ब्राह्मणों से भी झाड़ू उठवाते हो गांधी महात्मा, जो करो थोड़ा है। जी, ब्राह्मणों के हाथ में भी झाड़ू उठवा दिया और वह हल्के हल्के हंस दिया। झाड़ू उसने पीठ पीछे कर लिया था। अपने वाक्य का किसी और से भी उत्तर न पा उसने तनिक ऊंची आवाज में बख्शी जी को संबोधन करके कहा, मैं नाली साफ नहीं करूंगा, पहले बोल दूं। क्यों? तुम्हें सुरखाव के पर लगे हैं? क्यों? गांधी जी अपना शौचालय साफ कर सकते हैं, तुम नाली साफ नहीं कर सकते। मैं झूठ नहीं कहता, मैं झुक नहीं सकता। झुकता हूं तो कमर में दर्द उठता है। मुझे पथरी की शिकायत रहती है। गाय के लिए सानी पानी करते हो तो पथरी की शिकायत नहीं रहती। तामीरी काम करते वक्त ही तुम्हें पथरी की शिकायत होने लगती है। इस पर शंकर घूमकर बोला, मास्टर जी, हमें प्रचार करना है। कौन सचमुच की नालियों साफ करनी है? नाली में साफ करूंगा, तुम कड़ाही में कूड़ा उठाते रहना। थोड़ी दूर जाने के बाद मंडली एक गली में घूम गई। ये किस रास्ते पर चल पड़े हो? सहसा पीछे से गोसाईजी ने चिल्लाकर कहा। मंडली के आगे आगे चलता हुआ देसराज दाएं हाथ को घूम गया था और उसके पीछे सारी मंडली ही उस ओर को जाने लगी थी। हाँ हाँ, मना कर दो, बख्शी जी ने हामी भरी। सुबह सुबह इन लोगों के नमाज का वक्त होता है, क्या फायदा मस्जिद के सामने से जाने का। ओ कश्मीरी, बख्शी जी ने चिल्लाकर कहा, तुम सब लोग सोए रहते हो। इधर मस्जिद के सामने से जाने को तुमसे किसने कहा है? हमेशा अपनी मनमानी करते हो। कश्मीरी लाल रुक गया। शेरखान और देसराज उधर घूम गए, हम भी उधर घूम गए। मगर कोई बात नहीं बख्शी जी, मस्जिद के सामने गाना बंद कर देंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, देखते नहीं हवा कैसी हो रही है। तुम लौट आओ और पिछली गली में से होकर सीधे चौक की तरफ चलो, वहां से सड़क पार करके इमामदीन के मोहल्ले में चले जाएंगे। मंडली लौट पड़ी और बाएं हाथ की तंग गली को लांघकर थोड़ी देर बाद इमामदीन के मोहल्ले के पास जा पहुंची। यह रास्ता प्रभात फेरी के लिए नया था। आमतौर पर शहर के बाहर की पुरानी बस्तियों में कांग्रेस प्रचार के लिए नहीं जाती थी। कमेटी के मैदान को लांघकर जाना यूं भी दूर पड़ता था। इमामदीन का मोहल्ला कमेटी के मैदान के पार पूर्व की ओर एक सिरे पर था। एक जगह चरनी के पास मंडली खड़ी हो गई। कश्मीरी लाल ने, जिसके हाथ में तिरंगा था, सिर ऊंचा उठाकर पूरे जोर से नारा लगाया, इनकलाब। जवाब में सभी ने जोश से कहा, जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय। नारे की आवाज सुनकर मोहल्ले के बच्चे भागते हुए घरों के बाहर आ गए। औरतें टाट के पर्दों के पीछे से झांकने लगीं। लाल कलगी वाला एक मुर्ग कूदकर कच्ची दीवार के ऊपर चढ़ गया और कुछ देर तक पर फड़फड़ाने के बाद कू कड़ू कू की बांग लगाई, मानो उसने मोहल्ले की नुमाइंदगी करते हुए नारे का जवाब दिया हो। तुमसे तो यह मुर्ग ही अच्छा है कश्मीरी, देखा कैसे रोब से बांग लगाता है, शेरखान बोला। क्यों, कश्मीरी किसी से कम है, कश्मीरी कांग्रेस का कुक्कड़ है, शंकर ने जोड़ा। तू भी सिर पर लाल कलगी लगा ले कश्मीरी, इसे लाल टोपी ले दो बख्शी जी, फिर बिल्कुल कुक्कड़ नजर आएगा। क्यों, कलगी के बगैर यह कुक्कड़ नजर नहीं आता? ये मादा कुक्कड़ है, कुक्कड़ी, कश्मीरी कुक्कड़ी। नगर का हास्य व्यंग्य ऐसा ही था। मौके बेमौके साथियों के बीच छेड़छाड़ चलती रहती थी। बस बस, अब काम शुरू करो, बख्शी जी चरनी पर लालटेन रखते हुए बोले।
अधिकांश घर इखरे एक भजिला थे। बहुत से घरों के दरवाजों पर टाट के पर्दे लटक रहे थे। सामने खुला मैदान था और मैदान के पार एक दूसरी के समानांतर 2 कच्ची गलियां थीं। एक गली में नालियां थीं पर कच्ची थीं। दूसरी गली में नालियां खोदी ही नहीं गई थीं। गली में ही माल मवेशी बंधे थे। घरों में से स्त्रियां सिर पर एक एक 2-2 घड़े रखे पानी भरने जा रही थीं। एक जगह एक बालक भैंस के नीचे से गोबर उठा रहा था। नजदीक ही चरनी के पास 2 बच्चे मैदान में एक दूसरे के सामने बैठे शौच कर रहे थे और बतिया रहे थे। तेरी टट्टी पतली क्यों है? मैं बकरी का दूध पीता हूं, तू क्या पीता है? मैदान में ही एक और कोने में तंदूर खड़ा था। यहां पहुंचकर लगता था जैसे ये लोग गलियों के ही रास्ते किसी गांव में प्रवेश कर गए हैं। उठाओ बेलचे और तामीरी काम शुरू करो, बख्शी जी ने कहा। मेहता और मास्टर रामदास कड़ाही लेकर आंगन की ओर बढ़ गए। शंकर और कश्मीरी लाल ने बेलचे उठाए और नाली साफ करने चल पड़े। शेर खान, देसराज और बख्शीजी झाड़ू उठाकर आंगन बुहारने लगे। आसपास के लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है। तांगा हाँकने वाला एक छाछी अपने घर के बाहर आकर मैदान के किनारे पैरों के बल बैठ गया था, पर बख्शीजी को झाड़ू लगाते देखकर वह उठ खड़ा हुआ और लपक कर बख्शीजी के पास जा पहुंचा। क्यों हमें शर्मिंदा करते हो बाबूजी? हमारा घर तुम बुहारोगे? लाइए झाड़ू मुझे दीजिए। नहीं नहीं, यह हमारा ही काम है, बख्शीजी ने जवाब दिया। नहीं बंदा परवर, कभी यूं भी हुआ है। आप पढ़े लिखे खानदानी लोग हो, हम आपसे झाड़ू लगवाएंगे तो बह इस्तफार। लाइए मुझे दीजिए, हमें क्यों दोजक की आग में धकेलते हो? बख्शीजी को उसका व्यवहार भला लगा। कांग्रेस के प्रचार का असर हो रहा है। उन्होंने मन ही मन कहा, यही तामीरी काम का मतलब है और क्या? कश्मीरी और शंकर बेलचे उठाए घरों के साथ साथ जाने वाली कच्ची नाली में से तसा तसा कोच निकाल रहे थे। जब से नाली खोदी गई थी उसमें गंदा पानी जमा होता रहा था और अब उसने गहरे नीले रंग के लसल में कीच का रूप ले लिया था। जितनी मुद्दत यह लसलसा कीच नाली में पड़ा रहा, बदबू नहीं आई, पर जब शंकर और कश्मीरी ताल उसे बेलचों से निकाल कर नाली के किनारे किनारे जगह जगह ढेर लगाने लगे तो बदबू से नाक फटने लगी और मच्छर नाली पर से उड़ उड़कर चारों ओर फैलाने लगे। नाली कुछ नहीं तो फुट भर गहरी रही होगी और उसमें ऊपर तक कीच ही कीच भरा था। ओ बादशाहो, यह क्या जुल्म करने लगे हो? एक छत की मुंडेर के पीछे खड़ा रेंगी हुई दाढ़ी वाला कोई बुजुर्ग बोला। इबर बीमारी फेंक जाओगे तो उठावाएगा कौन? नाली में पड़ा रहने देते तो कम से कम एक जगह पर बना तो रहता। अब इसके जगह जगह ढेर लगा जाओगे, पहले से भी ज्यादा गंदगी फैला जाओगे। बख्शीजी दूर से यह काम देख रहे थे। कमर सीधी करके खड़े हो गए। उन्हें शंकर और कश्मीरी लाल पर गुस्सा आया। ये जवान लोग कभी नहीं समझेंगे। वह बुदबुदाए, तामीरी काम का यह मतलब तो नहीं कि सचमुच नालियां साफ करने लग जाओ। इसका तो इतना भर मतलब है कि लोगों का ध्यान सफाई की ओर दिलाओ और देश की आजादी की ओर। पर बुजुर्ग अपना सुझाव दे चुकने के बाद मुंडेर पर से हट गया था और बख्शीजी फिर आंगन बुहारने में लग गए थे। तभी सामने वाली गली में से एक सफेद दरीश बुजुर्ग निकला। हाथ में तस्बीह पकड़े हुए था। जाहिर है मस्जिद की ओर जा रहा था। सफेद सलवार, सफेद कुर्ता, ऊपर खुली नए तर्ज की वास्कट और सिर पर मुशद्दी लुंगी पहने था। चाल ढाल से ही लगता था कि कोई मजहबी आदमी है। इन लोगों को झाड़ू लगाते और नालियां साफ करते देखकर रुक गया। फिर रामदास की ओर देखकर, जो झाड़ू हाथ में लिए धूल मिट्टी में भूतना बना खड़ा था, बुजुर्ग बोला, हम लोगों पर एहसान का बोझ लादने आए हो? पर वह उनके सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ जान पड़ा। आफरीन है, वाह वाह। और उसकी आंखें आंगन और गली और नाली पर लगे एक एक कार्यकर्ता की ओर जाने लगीं। खुश रहो, वाह वाह, कैसा नेक दिल पाया, आफरीन है, यह बार बार कह रहा था। हम क्या सफाई करेंगे बुजुर्गवारम, हम कितना कुछ कर सकते हैं। बख्तीजी बुजुर्ग को बोलता देखकर झाड़ू उठाए उसके पास चले आए थे, पर बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, मतलब गलियां साफ करने से नहीं, इसके पीछे जो जज्बा काम कर रहा है वह बहुत ऊंचा है। आफरीन, सद आफरीन, सफेद रीश बुजुर्ग ने कहा और धीमी गति से चलता मुस्कुराता हुआ मोहल्ले में से निकलकर मस्जिद की ओर जाने लगा। बख्शीजी को उसके मुंह से तामीरी काम की तारीफ सुनकर सुहानी खुशी हुई। उन्हें लगा जैसे आज का तामीरी काम सार्थक हो गया है। वह देखो मेहताजी और अजीज की तरफ, शेर खान ने हंसकर कहा, को हाथ तक नहीं लगाया।
मेहताजी को तो अपने कपड़ों का दोनों ने झाड़ू व ख्याल है। बख्शी जी ने घूमकर देखा। बड़े साफ सुथरे हाथों से मेहता एक एक कंकड़ उठाकर कड़ाही में सजा रहा था। तर्जनी और अंगूठे से एक एक कंकड़ उठाता और कड़ाही के पास आकर बड़े करीने से उसमें डाल देता। दूसरी ओर रामदास था, जिसकी मूंछों और बालों पर अभी से मिट्टी की तह जमने लगी थी। आसपास बच्चों के अलावा बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। टाट के पर्दों के पीछे से अनेक लड़कियां और औरतें और छतों पर जगह जगह खड़े मर्द तामीरी काम का प्रदर्शन देख रहे थे। जरनैल, जो अभी तक लंबा बांस हाथ में उठाए चरनी के पास खड़ा था, चलता हुआ नाली साफ करने वालों के पास जा पहुंचा। नाली खोलने की जरूरत है? बांस लगाऊं? उसने फौजी अंदाज में पूछा। आसपास खड़े लोग हंस दिए। ये तामीरी काम बकवास है। शंकर ने कमर सीधी करते हुए कश्मीरी लाल से कहा, नालियां साफ करने से स्वराज्य नहीं मिलेगा। शंकर और कश्मीरी दोनों पसीना पसीना हो रहे थे। नाली के किनारे वे 3 जगह पर कींच के ढेर लगा चुके थे। बहुत बकबक नहीं किया कर शंकर, बख्शी जी ने, जो अब गली के बीचों बीच झाड़ू उठाए खड़े थे, शंकर का वाक्य सुन लिया था। भेजे में बहुत अक्ल आ गई है। बापू तो नालायक है ना, जो हम सबको चरखा काटने और तामीरी काम करने को कहते हैं। कर तो रहा हूं, तामीरी काम ही कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, पर है यह बकवास। बख्शी जी सुबह सुबह शंकर के मुंह नहीं लगना चाहते थे, क्योंकि वह बड़ा मुहाफट आदमी था। फिर भी उनसे नहीं रहा गया। कुछ समझाकर, शंकर, यह हमारी देशभक्ति का चिह्न है। इस तरह हम गरीबों के स्तर तक उतर आते हैं। क्या गरीबी में काम करने जाओगे तो पतलून पहनकर जाओगे? झाड़ू लेकर या खादी पहनकर जाते हो तो लोग तुम्हें अपना समझते हैं। जब से तामीरी काम करने लगे हो, आंदोलन ठप हो गया है। शंकर ने कहा, लगाओ झाड़ू और कातो चरखे। और उसने एक और बेलचा कीट से भरकर ढेर पर डाल दिया। तभी जरनैल ऊंची आवाज में बोला, तुम गद्दार हो, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम कम्युनिस्ट हो। बस बस जरनैल, बख्शी जी ने झट से कहा। जरनैल बोलने लगेगा तो एक और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। तुम भी शंकर वक्त बेवक्त अपनी हाँकने लगते हो। ये कोई जगह है बहस करने की? उसी वक्त एक आदमी कमेटी के मैदान की तरफ से भागता हुआ आया और शेर खान के घर की गली लांघकर एक और खड़े मोहल्ले के कुछ लोगों के पास जा पहुंचा और उनके साथ खुसफुस करने लगा। उसने काले रंग की वास्कट पहन रखी थी और बड़ा उत्तेजित लग रहा था। यूं तो इस तरह भागकर आना मामूली सी बात थी, मगर वह जिस ढंग से भागता हुआ आया था, वह आसपास खड़े लोगों को अनूठा सा लगा। देखते ही देखते इधर उधर खड़े लोग वहां से हटने लगे। केवल छोटे छोटे बच्चे वहां खड़े रह गए। फिर पलक मारते ही टाट के पर्दों के पीछे से स्त्रियां हट गईं। एक स्त्री लपक कर बाहर आई और शौच करने वाले 2 बच्चों में से एक की बांह पकड़कर उसे घसीटती हुई घर के अंदर ले गई। सख्ता सा छा गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैरान थे कि क्या बात हुई है। तभी वहीं सफेद रीश, जो हाथ में तस्बीह पकड़े आफरीन आफरीन कहते मुस्कुराते हुए यहां से गए थे, लौटते दिखाई दिए। मेहता और बख्शी जी साथ साथ खड़े थे और अनुमान लगा रहे थे कि क्या बात हुई है जो आनन फानन लोग वहां से हट गए हैं। उनका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाकर उनसे पूछें कि क्या मामला है। हाथ में तस्बीह झुलाता हुआ सफेद रीश उनके पास आकर खड़ा हो गया। क्षण भर वहां ठिठका खड़ा रहा, फिर छूटते ही बोला, आप साहिबान यहां से चले जाइए। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहां से फौरन चले जाओ। कहते कहते उसकी आवाज ऊंची हो गई और ठुड्डी कांपने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जैसे बख्शीजी और मेहताजी को ही संबोधन करके कह रहा था। अन्य कार्यकर्ता लपक कर पास आ गए। उठ जाइए यहां से, बुजुर्ग बोले जा रहा था। बस हो चुका जो आपको करना था, सुन रहे हैं आप? उसकी आवाज कांपने लगी थी। खंजीर के बच्चों, यहां से चले जाओ, वह चिल्लाया और कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया। चारों ओर चुप्पी छा गई। बख्शी और मेहता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बख्शी ने सोचा, मुमकिन है शंकर या कश्मीरी लाल ने, जो अक्सर उलझलूल बकते रहते हैं, किसी से कुछ कह दिया है जिससे मोहल्ले वालों को बुरा लगा है, मगर यह आदमी तो बाहर से आया था। पहले यहां से जाते समय तो हमारी तारीफ करता गया था, अब क्या बात हो गई है जो इतना बौखला गया है? तभी एक उड़ता हुआ पत्थर आया और बख्शीजी के पास आकर गिरा। कश्मीरी लाल और शंकर हदबुद्धि से बख्शीजी की ओर देखने लगे। क्या बात है? मास्टर रामदास ने पास आकर पूछा। चलो यहां से चलें, यहां कोई गड़बड़ है,
बख्शी ने कहा। यहां पर आना ही भूल थी। कहाँ है देसराज जो हमें इधर ले आया है? मगर देसराज वहां पर नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि वह कब वहां से खिसक गया था। कोई शरारत है, जरूर कोई शरारत है। 2-3 पत्थर एक के बाद एक उड़ते हुए आए। एक पत्थर सीधा रामदास के कंधे पर लगा। निकल चलो यहां से, यहां ठहरो नहीं। कार्यकर्ताओं की मंडली हड़बड़ाकर वहां से निकलने लगी। कुचा वांस हाथ में उठाए जरनैल चिल्लाया, तुम सब बुजदिल हो, थे तुम में से एक एक को जानता हूं। मैं यहां तामीरी काम करके जाऊंगा। इससे पर बख्शी जी ने कड़क कर फौजी हुक्म सुनाते हुए जरनैल से कहा, झंडा संभालो जरनैल, कहाँ है झंडा? जरनैल फौरन अटेंशन हो गया और चप्पलें घसीटता चरनी के पास रखे झंडे को उठाने चला गया। तभी 2 पतवर एक के बाद एक उड़ते हुए आए। एक चरनी पर गिरा, दूसरा जहां जरनैल खड़ा था जमीन पर पड़ा। इसके साथ ही 3 आदमी सामने से गली लांध कर आए और गली के सिरे पर खड़े हो गए। मंडली के लोग चुपचाप वहां से निकलने लगे। कश्मीरी लाल ने जरनैल के हाथ से झंडा ले लिया। मेहता ने जमीन पर रखी कड़ाही वहीं उलट दी जिसमें वह कंकड़ बटोरता रहा था और खाली कड़ाही उठाए मैदान पार करने लगा। बख्शी जी के हाथ में लालटेन झूल रही थी, पर उनकी गर्दन झुकी हुई थी। बेलचे कड़ाहियां शेर खान के घर में रख दें? मास्टर रामदास ने बख्शी जी से पूछा। अब जैसे हो, चलते जाओ, यहां पर रुको नहीं। कश्मीरी लाल ने घूमकर देखा। गली के सिरे पर अब 3 की जगह 5 आदमी खड़े थे। मैदान के पार लोग आकर खड़े हो गए थे और उनकी ओर देखे जा रहे थे। मोहल्ले में से निकलकर वह कुतुबदीन की गली में घुसे तो नानबाई की दुकान पर भी वैसा ही दृश्य देखने को मिला। 3 आदमी जो नानबाई की दुकान के सामने खड़े थे घूमकर इन लोगों की ओर घूर घूर कर देखने लगे, मगर इनमें से बोला, कोई नहीं, कहीं कोई गड़बड़ है। बख्शी जी ने मेहता से कहा, क्या मालूम कश्मीरी या शंकर ने मोहल्ले की किसी लड़की वड़की को छेड़ा हो। आपने भी तो कांग्रेस में लोफर भर्ती कर रखे हैं। कैसी बातें कर रहे हो मेहता जी? कश्मीरी तो सारा वक्त नाली साफ करता रहा था, यहां कोई दूसरी बात जान पड़ती है। मोहयालों की गली में मुड़ने पर उन्हें 3-4 आदमी गली के सिरे पर खड़े नजर आए। कहाँ जा रहे हो बख्शी जी? उधर नहीं जाओ। एक लंबे कद के मोहयाल व्यक्ति ने, जो बख्शी जी का परिचित था, आगे बढ़कर कहा, क्या बात है? बस उधर मत जाओ। कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? इस वक्त तक कश्मीरी, जरनैल और मास्टर रामदास भी बख्शी और मेहता के पास पहुंच चुके थे। उधर गली के बाहर देखो। बख्शी जी ने सामने की ओर देखा। गली के बाहर सड़क के पास एक मस्जिद थी जिसे केलों की मस्जिद कहा जाता था। क्या है, आपको कुछ नजर नहीं आया? मस्जिद के दरवाजे के नीचे सीढ़ी की ओर देखिए। मस्जिद की सीढ़ी पर कोई काली काली चीज पड़ी थी। कोई आदमी सुअर मारकर फेंक गया है। बख्शी जी ने मेहता के चेहरे की ओर देखा, मानो कह रहे हों, देखा, मैंने कहा था ना, कोई गड़बड़ है। सभी ने घूमकर उस ओर देखा। मस्जिद की सीढ़ी पर एक काले रंग का बोरा सा रखा नजर आया जिसमें 2 टांगे बाहर को निकली हुई थीं। मस्जिद का हरे रंग का दरवाजा बंद था। लौट चलो, यहीं से लौट चलो, मास्टर रामदास ने धीरे से कहा। आंख थू, कश्मीरी लाल ने सुअर की ओर देखकर कहा और मुंह फेर लिया। रामदास ने फिर कहा, बख्शी जी यहीं से लौट चलें, आगे मुसलमानों का मोहल्ला है। किसी ने शरारत की है, मेहता बुदबुदाया। आपको पक्का मालूम है कि सुअर ही है? मेहता जी बोले। क्या मालूम कोई और जानवर हो? कोई और जानवर होगा तो मुसलमान इतना बिगड़ेंगे? बख्शी जी ने खींच कर कहा। जरनैल भी अपनी घनी भौहों के बीच छिपी छोटी छोटी आंखें मस्जिद की ओर गाड़े खड़ा था। छूटते ही बोला, अंग्रेज ने फेंका है। उसके नथुने फड़कने लगे और वह फिर से चिल्लाकर बोला, अंग्रेज की शरारत है, मैं जानता हूं। हाँ हाँ जरनैल, अंग्रेज की ही शरारत है, मगर इस वक्त तुम चुप रहो। बख्शी ने उसे समझाते हुए कहा, पिछली गली में से घूम जाए। मास्टर रामदास ने फिर कहा, पर अब की बार जरनैल उस पर बरस पड़ा। तुम बुजदिल हो, यह अंग्रेज की शरारत है, मैं उसका भंडाफोड़ करूंगा। इस पर मेहताजी ने झुककर बख्शी के कान में कहा, इस पागल को साथ क्यों ले आते हो? यह सभी को मरवाएगा, निकालो इसे कांग्रेस में से। सड़क पर गाहे बगाहे कोई मुसलमान गुजरता और मस्जिद की सीढ़ी पर आंख पड़ते ही पहले तो घूर कर देखता, फिर मुंह फेर लेता और बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता। सहसा सामने वाली सड़क पर एक तांगा सर पर दौड़ता हुआ निकल गया।
इसके बाद मस्जिद की बगल में भागते कदमों की आवाज आई। सड़क के पार बाईं ओर बैठने वाले कसाई ने टंगे हुए बकरों पर कपड़ा चढ़ाकर दुकान पर ताक चढ़ा दिए। मोहयालों की गली में घरों के दरवाजे बंद होने लगे। बख्शीजी ने घूमकर देखा। मास्टर रामदास सरक गया था और दूर गली के सिरे की ओर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूरी पर उसके पीछे अजीज और शेरखान भी चले जा रहे थे। गली में जगह जगह 2-2, 4-4 लोगों की टोलियां खड़ी थीं। आप यहां से निकल जाएं बख्शी जी, यहां आप लोगों के रहने से इश्ताल बढ़ेगा, बख्शी जी के मोहयाल मित्र ने समझाते हुए कहा। बख्शी जी ने उस आदमी की ओर देखा, फिर कश्मीरी लाल से बोले, झंडा बांस में से निकालकर तह कर लो। फिर मोहयाल सज्जन से बोले, इस सुअर की लाश को तो यहां से हटवा दें, जितनी देर लाश वहां पड़ी रहेगी तनाव बढ़ता जाएगा। आप सुअर की लाश को उठाएंगे? मोहयाल ने हैरान होकर कहा, आपको तो मैं समझाता हूं उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। मैं इनसे इत्तफाक करता हूं, मेहताजी बोले, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, इससे मामला बिगड़ सकता है। पर यहां से निकल जाएंगे तो मामला नहीं बढ़ेगा। क्या मुसलमान लोग इस लाश को यहां से हटाएंगे? वे नहीं हटाएंगे तो किसी भंगी जमादार का इंतजाम करेंगे। बहर सूरत हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। बख्शी ने अपने हाथ की लालटेन एक घर के चबूतरे पर रखी और मेहता की ओर देखकर बोला, मेहता जी, आप क्या कह रहे हैं? हम चुपचाप यहां से निकल जाएं और तनाव को बढ़ने दें? अपनी आंखों से न देखा होता तो दूसरी बात थी। फिर कश्मीरी लाल और जरनैल को संबोधन करके बोले, तुम आ जाओ मेरे साथ। और वे गली में से निकलकर मस्जिद की ओर जाने लगे। कश्मीरी दुविधा में पड़ गया जाए या न जाए। इमाम दीन के मोहल्ले में पत्थर पड़े थे, यहां पर न जाने कोई क्या कर बैठे। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने झंडे का बांस दीवार के साथ खड़ा कर दिया और वहीं ठिठका खड़ा रहा। टांगों में लर्जिश सी होने लगी। पर उस वक्त तक जरनैल और बख्शी सड़क पार कर चुके थे। थोड़ी देर तक कश्मीरी वहीं ठिठका खड़ा रहा, फिर वह भी उनके पीछे पीछे गली में से निकल आया। सड़क पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। मोहयाल सज्जन जा चुके थे, केवल मेहताजी वहां खड़े थे। उसे लगा जैसे सारी गली सुनसान पड़ गई है। बाएं हाथ सड़क के किनारे 3-4 दुकानें थीं, सभी बंद पड़ी थीं। दाएं हाथ दूर कुएं के पास दुकानों की कतार थी, वहां भी दुकानें बंद थीं। और कुछ लोग कुएं के पास गांठ सी बनाए खड़े इसी ओर देखे जा रहे थे। इससे भास हुआ जैसे छज्जों पर जगह जगह लोग खड़े हैं, लेकिन घरों के दरवाजे बंद हैं। सबसे पहले इस सुअर की लाश को यहां से हटाएं, बख्शी जी कह रहे थे। काले रंग का सुअर था। कोई उस पर बोरा डाल गया था, पर बोरे के नीचे से उसकी टांगें, ठूठनी और पेट का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। मेहता अभी भी गली में दीवार से लगकर खड़े थे। वह अभी भी असमंजस में थे। सुअर को वहां से हटाने में जोखिम तो थी ही, लेकिन साथ में उजले खादी के कपड़े गंदे हो जाने का भी डर था। बख्शी और जरनैल ने सुअर को टांगों से पकड़ा और उसकी लाश घसीटकर मस्जिद की सीढ़ी पर से उतार दी। फिर उसे घसीटते हुए सड़क के पार ले आए और ईंटों के एक ढेर के पीछे ढकेल कर छिपा दिया। अभी तो इसे यहीं पर रखो, मस्जिद का दरवाजा तो खुले, मस्जिद की सीढ़ी को धो देते हैं, बख्शी ने कहा और कश्मीरी लाल से बोले, तुम जाओ कश्मीरी, इधर पीछे भंगियों के डेरे में चले जाओ, वहां म्यूनिसपैलिटी के भंगी रहते हैं। देखो, अगर 2 भंगी अपना ठेला ले आएं तो इसे उठवा देते हैं। तभी कुएं की ओर से किसी के भागते कदमों की आवाज आई। तीनों ने घूमकर देखा, एक गाय भागती आ रही थी। उसके पीछे पीछे एक आदमी सिर पर मुंडासा बांधे और हाथ में डंडा लिए गाय के पीछे पीछे भागता हुआ उसे हांके लिए जा रहा था। उसकी छाती खुली थी और गले में तावीज झूल रहा था। चिकनी खाल वाली बादामी रंग की गाय थी, मोटी मोटी चकित सी आंखें। डर के ही मारे उसकी पूंछ उठी हुई थी, लगता जैसे रास्ता भटक गई है। तीनों ठिठक गए। मुंडासे वाले आदमी ने मुंह लपेट रखा था। गाय को हाँकता हुआ वह सड़क पर से गुजरा और फिर उसे दाएं हाथ एक गली की ओर ले गया। बख्शी जी देर तक ठिठके खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, लगता है शहर पर चीलें उड़ेंगी, आसार बहुत बुरे हैं। और उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला और गंभीर लगने लगा।